Good morning, aspirants. Welcome to Talent Blazer, India's latest edtech platform that is there to help you at every stage of career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I'm your teacher and mentor in this journey. And we have covered almost majority of your syllabus, and we are starting with last unit of Paper 2 Commerce, titled as Income Tax and Corporate Planning. Okay, so अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग, कुछ भी आपको है डाउट, जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वी विल कवर मेजॉरिटी ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन टुडेज क्लास. ओके, तो आज की क्लास में व्हाट वी विल डिस्कस, विल फोकस अपॉन डायरेक्ट टैक्सेस. मेजॉरिटी ऑफ पार्ट विल बी फोकस्ड अपॉन इनकम टैक्स. वाई? बिकॉज वी हैव स्टडीड इनकम टैक्स. हमारे ग्रेजुएशन में पूरा एक अलग से सब्जेक्ट था जिसपे हमने फोकस करा था इनकम टैक्स पे, एक पूरी बुक पढ़ी. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस बिकॉज इनकम टैक्स इज नॉट ओनली लिमिटेड टू योर ग्रेजुएशन ओनली. इनकम टैक्स इज बेसिकली यूज टू बी स्टडीड इन CA एज वेल, राइट? CA में भी पढ़ाया जाता है, इन ऑल योर CA रिलेटेड कोर्सेज एज वेल. ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है उस पर्सपेक्टिव से टू नो द डिफरेंस, राइट, बिटवीन द लेवल्स. ऐसा नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन में पूरा का पूरा CA लेवल आना चाहिए. बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं जो आपके CA के एग्जामिनेशन में पूछी जाती है बट आपके ग्रेजुएशन में हमें नहीं पढ़ाई जाती, राइट? बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी लेवल एंड बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट एज वेल. ठीक है, बहुत चीज़ें होती है और ऊपर से एग्जामिनेशन लेवल भी डिफरेंस है बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गेटिंग समथिंग एल्स आउट ऑफ इट. ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, जब आप CA क्लियर कर लेते तो आप एक प्रोफेशनल डिग्री मिलती है, राइट? तो काफ़ी डिफरेंस है. तो इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है. ठीक है, अब होता क्या है, लेट्स सपोज इफ यू आर कवरिंग द सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 9, तो अगर आप रिविजन मोड में आ जाते हो तो उस दौरान जब आप यूनिट 10 तक पहुंचते हो, योर एनर्जी लेवल गोज डाउन. ठीक है, आपका जो एनर्जी लेवल है वो नीचे होने लग जाता है. यू फील लाइक यार इससे ज़्यादा आप तो ज़्यादा बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ पाएंगे. एंड उसकी वजह से काफ़ी बार क्या होता है, लोग इस पोर्शन को ना स्किप कर देते हैं कि कॉर्पोरेट प्लानिंग, कॉर्पोरेट टैक्स, उसमें क्या है, उसमें क्या पूछा जा रहा है, इस पोर्शन को यूजुअली स्किप कर दिया जाता है. दे जनरली रिलाइज ऑन इनकम टैक्स नोट्स, उन पे फोकस करते हैं और उसी को पढ़ के चले जाते हैं. बट ऐसा नहीं है बिकॉज काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न में. सो यू हैव टू फोकस अपॉन कॉर्पोरेट प्लानिंग टैक्स एज वेल. ठीक है, इनकम टैक्स है, ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, बट मुझे लगता है प्रिसाइसली दैट वी हैव स्टडीड मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इट. बट स्टिल इन टूडेज क्लास विल फोकस अपॉन इनकम टैक्स मोर. और आज हम रिवाइज करेंगे एक तरीके से बिकॉज वी हैव ऑल ऑफ अस हैव स्टडीड बिफोर ऑल इनकम टैक्स. ठीक है, और कुछ मॉडरेशन इटरेशन जो आई हैं विद टाइम, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट करा तभी आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपने ग्रेजुएशन काफ़ी टाइम पहले करा होगा और मास्टर्स में नॉट एवरीवन स्टडी टैक्स. ठीक है, तो उसकी वजह से जो रिफाइनमेंट्स है, जो चेंजेस है, और आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न के हिसाब से व्हाट एंड फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन. सो ऑल ऑफ इट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द वीडियो टिल द एंड. ऐसा ना करो कि वीडियो 2-4 मिनट 5 मिनट देख लिया, थिंक कि यार ये चीज़ आती नहीं. पूरी वीडियो देखो एग्जैक्टली एंड तक, जहाँ तक आपको पता लगेगा कि अच्छा ये नहीं आता था, वो नहीं आता था. एंड मेक श्योर यू मेक नोट साइड बाय साइड. ओके, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया. कि इंडिया में टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है, वी ऑल नो कि डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं. डायरेक्ट टैक्सेस कौन से टैक्सेस होते हैं? जो डायरेक्टली लिवाइड होते हैं ऑन इंडिविजुअल एंड एंटिटीज. हमारी जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हो सकती है, HUF, कंपनीज, फॉर्म, जो ये सारी हमारी एंटिटीज होती है, इनके ऊपर टैक्स लगता है. ठीक है, द टैक्स आर पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द टैक्स पेयर. ठीक है, अब ये क्या है, हम डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक, आपने देखा होगा डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल जैसे होता है हमारा इनकम टैक्स. इफ यू आर अर्निंग इनकम तो गवर्नमेंट आपको टैक्स करेगी एज एन इंडिविजुअल. ठीक है, दे नो यू. लेट्स सपोज इफ यू आर अर्निंग 5 लाख रुपीज,
per annum, so they know what amount you are getting, what's the amount that you are earning, and उसके ऊपर they'll charge you tax. अब tax rate क्या है, tax slab क्या है, आगे हम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करा जाता है। अभी क्यों कलेक्ट करा जाता है? सी गवर्नमेंट को काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रन करने होते हैं। आप देखो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, रोड्स कंस्ट्रक्ट होती है, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, गवर्नमेंट को काफ़ी सारे एक्सपेंसेस करने होते हैं। सो दिस इज टैक्स इज वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ देयर इनकम, ठीक है। तो टैक्सेस के थ्रू दे अर्न, इसीलिए ये टैक्स पे किया जाता है। और बहुत तरीके के होते हैं हमारे, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट टैक्सेस जो लिवाई करे जाते हैं इंडिविजुअल्स, मतलब जिसका है उसको ही देना है, ठीक है। इसका याद रखना, डायरेक्ट टैक्सेस में क्या है, अगर हम डिफरेंशिएशन का याद रखने का सिंपल तरीका, जिसका है उसको देना है। अगर मेरे नाम का इनकम टैक्स है तो आई हैव टू पे इट, नॉट समवन एल्स। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता, वो अल्टीमेटली कंज्यूमर बॉर्न होता है। थोड़ा आगे बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है। Levied on individual and entities by the government. These taxes are paid directly to the government by the taxpayer. Major types of direct taxes in India. सबसे पहला है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? जितनी भी आपकी आय है, इनकम जो आपने अर्न करी है एक साल के अंदर, ठीक है, इंडिविजुअल्स पे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज पे, कंपनीज पे, फर्म पे, अदर एंटिटीज पे, सबके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जितनी भी आपकी इनकम होगी उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। इट इज गवर्न बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये ईयर याद कर लेना, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट इज बीन एडमिनिस्ट्रेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो सीबीडीटी के बारे में बता देता हूँ। ये आपके 6 मेंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। और दूसरा इसमें, इफ यू वांट टू बी ए पार्ट ऑफ दिस, आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, राइट। यूपीएससी में एक सर्विस होती है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज वाले ही इसमें जाते हैं, राइट। और दूसरी बात क्या है, दिस वाज एस्टैब्लिश इन 1963 में एक एक्ट आया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तब ये एस्टैब्लिश करा गया था, ओके, राइट। एस्टैब्लिश इन 1963 एक एक्ट के द्वारा 6 मेंबर्स होते हैं और यूपीएससी से आते हैं, जो यूपीएससी एग्जाम क्लियर करते हैं, मतलब सेंटर अपॉइंट करता है, राइट। एज यू नो, स्टेट सर्विसेज भी होती है और सेंट्रल सर्विसेज होती है। तो यूपीएससी एग्जामिनेशन जो होता है हमारा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पोस्ट होती है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। और ये इंडियन रेलवे सर्विस नहीं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, तो डिफरेंस है। जो आईआरएस क्लियर करता है वही सीबीडीटी में जाता है, मतलब एलिजिबल है, ठीक है, ओके। जस्ट अ सेकेंड। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। हमने इंडिविजुअल के टैक्स के बारे में बात कर दी, इनकम टैक्स की आ गई। अब कॉर्पोरेट टैक्स जो है लिवाइड होता है जो इनकम्स होती है कंपनी की एंड कॉर्पोरेशन की। द टैक्स रेट वेरी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कंपनी एंड इट्स एनुअल टर्नओवर। कॉर्पोरेट टैक्स भी गवर्न जो होता है सेम एक्ट से होता है, ठीक है। तो ये याद कर लेना। अब ये आपको डिटेलिंग याद करने की जरूरत नहीं कि किस कंपनी में किस हिसाब से कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, दैट इज नॉट यू नो योर एरिया टू मास्टर, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि यू नो बिट्स बाय बिट्स यू हैव टू रियलाइज कि आपका डिफरेंस कहाँ आता है सी एग्जामिनेशन से, वहाँ पे कितना कवर करते हैं और आप में कितना कवर करना है। तो डिफरेंस यहाँ पे है। यू जस्ट नीड टू नो कि कॉर्पोरेट टैक्स पे भी इनकम टैक्स वाले रूल रखते हैं, इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करा जाता है और ये बेस्ड होता है टाइप ऑफ कंपनीज और उनके एनुअल टर्नओवर पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैपिटल गेन टैक्स पे। अब देखो कैपिटल गेन टैक्स हमने कभी ना कभी तो सुना ही है, जब सेल ऑफ एसेट होती है, ठीक है, आप लैंड बेचते हो, बिल्डिंग बेचते हो, राइट। तो आप देखते हो हम कैपिटल गेन होता है उस पर। लेट सपोज आपने एक लैंड लिया 1 लाख रुपीज़ का बहुत पहले, राइट, और उसको 20 लाख रुपीज़ में बेच दिया, तो कितने का फ़ायदा हो गया? 19 लाख रुपए का। तो कैपिटल गेन टैक्स भी होता है कि एग्जैक्टली आपका कितना फ़ायदा हुआ है। तो एक तरीके से आपकी इनकम ही है, राइट, बिकॉज यू इन्वेस्टेड इट समवेयर एंड यू आर सेलिंग एट 20 टाइम्स नाउ। एक का 20 हो गया, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट विल गेट सम शेयर आउट ऑफ इट, ठीक है। तो कैपिटल गेन टैक्स होता है। अब ये प्रॉफिट पे इम्पोज होता है, सो मार्क दिस थिंग कि कैपिटल गेन टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स सच एज रियल एस्टेट हो गया, जैसे मैंने अभी आपकी लैंड की बात करी, बिल्डिंग्स की बात करी। तो ये 19 लाख रुपीज़ पे जो आपका प्रॉफिट होगा 1 लाख से 20 लाख रुपए का जो हुआ है, मतलब 1 लाख कॉस्ट है, राइट, और ये आपका सेलिंग प्राइस है
एंड दिस इज योर प्रॉफिट. आई होप वी ऑल नो हाउ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड. ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हमारा प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है. ठीक है, वो सब नहीं पढ़ा है, राइट. पेपर 1 में भी आता है. तो इम्पोर्ट्स ऑन द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स सच एज रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड. आपके जो स्टॉक्स आप जो खरीदते हो उस पर भी होता है, बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड है, सब पे होता है. ठीक है, अब स्टॉक्स में क्या होता है आपने देखा होगा, इफ़ यू सेल, इसमें भी आपके दो टाइप्स होते हैं कैपिटल गेन टैक्स में. एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म एंड दूसरा होता है हमारा लॉन्ग टर्म. ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एज शॉर्ट टर्म से पता चल रहा है जो विद इन 1 ईयर ऑफ परचेज आप सेल कर देते हो, वो विद इन 1 ईयर ऑफ परचेज, स्टॉक की जो बात कर रहे हैं, विद इन 1 ईयर ऑफ परचेज आप सेल कर दोगे तो आप पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है. इसको जो रेट फिक्स है 15% है. वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो ये 10% है, राइट. बीच में ये हटा दिया था एंड देन इट वाज ब्रिंग बैक बाय द करंट गवर्नमेंट, तो ये वापस आ गया था. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है इसमें हमारा 10% लगता है. ठीक है, और कंडीशन होती है कि 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा पेमेंट होती है, मतलब 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा प्रॉफिट हो तो इतना लगे. ठीक है, इसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं. स्टॉक्स के में उसमें बता रहा हूँ कंडीशंस कि स्टॉक में कंडीशंस क्या होती है. 15% अगर आपने विद इन 1 ईयर सेल कर दिया बिकॉज दैट इज शॉर्ट टाइम पीरियड. एंड अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 10% लगता है अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है. और ये याद रखना हमेशा कि किस पे होता है इम्पोज ऑन द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेल. जितना आप सेल करके प्रॉफिट अर्न कर रहे हो उस पर आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है. ठीक है, राइट. उसके बाद हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की. ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर ली हमने, इनकम टैक्स की बात कर ली है हमने, कॉरपोरेशन टैक्स की बात कर ली है हमने, कैपिटल गेन टैक्स की बात कर ली. अब बात करते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस की. सी इसमें ना इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड. सी ऐसा नहीं होता जैसे हमारे में, मेरे डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स में मेरा नाम लिखा है दैट दिस पर्सन, दिस इंडिविजुअल अर्न दिस मच मनी, सो ही विल बी टैक्स दिस अमाउंट अकॉर्डिंगली. ठीक है, वो दैट इज गिवन. इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा नहीं होता, जो टैक्स का भार है वो आपके ऊपर ट्रांसफर करा जाता है. कैसे? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज रादर देन और इंडिविजुअल और एंटिटीज डायरेक्टली. मतलब ये इनडायरेक्टली करा जाता है पहली बात तो. और ये किस पे लगाया जाता है? हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे. दीज टैक्सेस आर अल्टीमेटली बोर्न बाय द एंड कंज्यूमर. ठीक है, अल्टीमेटली बॉन्ड जो करता है, जो जिसको ये देने पड़ते हैं, वो कौन सा होता है? हमारा कंज्यूमर ही होता है, हम, आप और बहुत सारे लोग. मेजर टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, बट आप इसमें ये एग्जैक्टली नहीं बोल सकते. सी डायरेक्ट टैक्स में तो यू कैन पॉइंट इट आउट एंड फिंगर इट आउट कि यू नो इफ एन इंडिविजुअल ही अर्न 5 लाख तो उसको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, डिडक्शन केप्ट असाइड. बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि हाँ इसी का टैक्स है, इसी को देना है. ठीक है, वहां पे आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते. ओके, अब सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी की, राइट. सो जीएसटी कब आया था? राइट, जीएसटी एक्ट 2017. अब हमारे यहाँ पे एक जीएसटी डे, इंडिया में जीएसटी डे भी मनाया जाता है, दैट इज 1 जुलाई. ओके, ये याद रख लेना. दिस इज इम्पोर्टेंट. ईयर इज 2017. अब ईयर से क्वेश्चन नहीं आते कि कब जीएसटी आया था, बिकॉज यू नो अर्लियर इट यूज्ड टू बी अ क्वेश्चन. 2018 2019 तक पूछते रहे इसके रिगार्डिंग कि जीएसटी डे कब, जीएसटी के कब आई थी इंडिया में, कब रेगुलेशन स्टार्ट हुई थी. ठीक है, बट उसके बाद द क्वेश्चन एग्जामिनर ऑल्सो रियलाइज दैट यू नो दिस टॉपिक इज बिंग आउटडेटेड. तो जीएसटी डे पूछ लेते कि किस दिन सेलिब्रेट करा जाता है चीज़ सेम बट थोड़ा घुमा के पूछ लेना. अब जीएसटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, लिवाइड किस पे करा जाता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज at each stage of supply chain. It has replaced various indirect taxes such as VAT, excise duty, service tax and other. See, होता क्या था before 2017, as you know Indian government, India Parliament में काफ़ी डिबेट रही है इस पर. जीएसटी से पहले हमारे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है, VAT हो गया, एक्साइज ड्यूटी. तो कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी बढ़ जाती थी. ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी. तो जीएसटी का क्या करा, एक
स्टेट जीएसटी लिया, एसजीएसटी आ गया, एक सेंट्रल जीएसटी आ गया, ठीक है। इसमें इन्होंने 5 कैटेगरीज बना दी ऑफ टैक्सेस की, किस पे कितना कितना परसेंट लगेगा, 5 कैटेगरीज बना दी, उसी में सारे गुड्स को डाल दिया। अब 5 में से एक जीरो भी है तो मैं उसको काउंट कर रहा हूँ जिसपे कुछ भी नहीं है, ठीक है। वैसे 4 होती है बट एक जीरो भी है जिसको मैं काउंट कर रहा हूँ, तो 5 बन गई जीएसटी में। तो इसको सिंप्लीफाइड वे ऑफ टैक्सेशन बोल सकते हैं कि जीएसटी को लेके गया। तो स्टिल आफ्टर दैट जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, because many think that it was a hasty implementation, उसकी वजह से काफ़ी रिफॉर्म्स हैं, एंड वी ऑल नो दैट कि काफ़ी रिफॉर्म्स आए, काफ़ी चेंजेस बनते गए हैं, राइट। अब जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी एक काउंसिल मेंबर होते हैं, आपको पता है जीएसटी काउंसिल मेंबर्स की मीटिंग होती है कुछ ना कुछ टाइम बाद। अब इसमें कितने मेंबर्स होते हैं ये ज़रूरी है, ये नया क्वेश्चन है, इस पे बन सकता है। 33 मेंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। 28 स्टेट्स को जो रिप्रेजेंट करता है, 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, यूटीज को, ओके। और 2 जो है हमारी फेडरल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से भेजती है, ठीक है। 28 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाते हैं, 3 यूनियन टेरिटरी से और 2 हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, राइट। तो जीएसटी काउंसिल बैठती है, आपने देखा होगा हमेशा न्यूज़ में रहता है कि जीएसटी काउंसिल विल सिट एंड दिस विल बी डिस्कस्ड वेदर पेट्रोल और डीजल विल कम अंडर जीएसटी और नॉट, राइट। आपने देखा होगा काफ़ी न्यूज़ में चलता रहता है कि प्रॉबेबली दिस टाइम इट विल कम। अब इसमें फॉरेन अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट है, सो आई वोंट गो इनटू दैट, बट आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट इट कि क्या होता है, बिकॉज एज यू मूव इनटू अ डिफरेंट स्टेट आपके पेट्रोल प्राइजेस चेंज हो जाते हैं, ठीक है, राइट। अब बात करते हैं कि कस्टम ड्यूटी और जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। सी अगर आप कभी भी बाहर से इंपोर्ट कराते गुड्स, राइट, अगर लेट सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट कराते हो फ्रॉम चाइना, सो यू नीड टू पे सम ड्यूटी, ठीक है। वहाँ से आपको प्रॉबेबली सस्ता मिल रहा होगा तो आपने वहाँ से मंगा लिया, बट यहाँ पे आपको कस्टमिंग ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, दैट यू हैव इम्पोर्टेड सम सर्टेन गुड्स, ठीक है। अब इम्पोर्टेड का क्या मतलब है कि आपने क्या करा है, आपने बाहर किसको पेमेंट करी है, तो उसकी वजह से आपने फॉरेन करेंसी की डिमांड करी है, तो वो हर चीज़ नोटिस करी जाती है, इसलिए कस्टम ड्यूटी भी लेवाई करी जाती है। सी अल्टीमेटली दे डोंट वांट यू टू इम्पोर्ट मोर, दे वांट यू टू एक्सपोर्ट मोर, ठीक है। एक्सपोर्ट भी ऑफ गुड्स एंड इनटू एंड आउट ऑफ द कंट्री कस्टम ड्यूटी लगती है, कस्टम चार्ज लगता है, दैट गवर्नमेंट ऑल्सो, बिकॉज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काफ़ी बड़ा बिजनेस होता है, तो कस्टम ड्यूटीज एक मेजर चंक होता है जिससे वो डेफिनेटली गवर्नमेंट कैन अर्न मोर मनी आउट ऑफ इट। It is imposed on goods crossing international border and it is governed by Custom Act 1962। तो कस्टम ड्यूटी इनकम टैक्स एक्ट से नहीं होती है, जीएसटी ये अपना अलग है, और कस्टम एक्ट 1962 से कस्टम ड्यूटी जो है हमारे रेगुलेट करी जाती है, तो इसको मार्क कर लेना, इसको याद कर लेना। उसके बाद एक्साइज की बात करते हैं। देखो जब भी कुछ भी प्रोड्यूस करा जाता है, कुछ भी मैन्युफैक्चर करा जाता है, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। एक्साइज ड्यूटी इज अ टैक्स लेवाइड ऑन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री। अब एक्साइज किस किस पे लगती है, हमारी अल्कोहल बेवरेजेस पे, टोबैको प्रोडक्ट्स पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे एंड सर्टेन मैन्युफैक्चर गुड्स पे। जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है कंट्री के अंदर, उस पर लगते ही बनते ही उस पर एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी कि इतनी है, इतनी सर्टेन है। अब सी इसमें क्या होता है ना, बच्चों को कहते हैं सर हमें रेट्स याद करने की ज़रूरत है, नहीं। सी बिकॉज इतनी ज़्यादा वैरिड प्रोडक्ट्स हैं, इतने ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, आपको हर किसी के रेट्स याद करने नहीं कि इस पे एक्साइज कितना है, इस पे कितना है, इस पे कितना है, उतना डिटेलिंग में यू डोंट हैव टू डीप डाइव इन, ठीक है। आपको ये ज़रूर याद करना है कि इसको हैंडल कौन करता है, इसको मैनेज कौन करता है, ठीक है। कस्टम एक्ट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है। सो द मेन आइडिया इज दैट यू शुड नो हु इज हैंडलिंग ऑल ऑफ दिस, ठीक है, राइट। तो अब बात करते हैं हमारे जो हमने टैक्स स्ट्रक्चर है उसको मोटा मोटा क्लियर कर लिया है। गिवन यू द इनफ हिंट्स कि किस किस चीज़ को याद करना है, किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, और क्या क्या नंबर्स हैं जो आपको याद करने हैं जीएसटी काउंसिल के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स की, ठीक है। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, अभी तक हमने पढ़ लिया है। इम्पोज कौन करता है, गवर्नमेंट, ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल और एंटिटीज विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन
इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। मैंने जैसे बताया कि अल्टीमेटली पर्पस क्या है गवर्नमेंट का, आपसे पैसे कमाना, राइट। एंड इट इज़ यूज टू फंड वेरियस पब्लिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एक शॉकिंग बात है कि इंडिया में जो आपके जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनका नंबर बहुत कम है, ठीक है। आपने देखा होगा हर साल गवर्नमेंट ट्राई टू इंक्रीज दैट नंबर, जो थ्रेश होल्ड है इनकम टैक्स में। आई थिंक 3 करोड़ समथिंग जो है एग्जैक्टली जो आपके टैक्स पेयर्स हैं, जो नंबर है आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट हाँ इसी के आसपास है। जो फाइल होते हैं रिटर्न उससे ज़्यादा होते हैं, बट उसमें हर कोई जो रिटर्न फाइल करता है वो उतना टैक्स नहीं पे करता। काफ़ी लोग रिटर्न फाइल कर देते हैं, बट इनकम टैक्स रिटर्न अलग है और इनकम टैक्स पे करना दोनों में अलग बात है। जो टैक्स पेयर्स है हमारे कंट्री के वो थोड़े लाइक गिवन द पॉपुलेशन हमारी 140 करोड़ है, उसमें से एज यू कैन सी वेरी फ्यू लिमिटेड पीपल ओनली पे इनकम टैक्स, ठीक है। अब सी सेइंग इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, या इट इज़, बट आपका जीएसटी कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। वाई? बिकॉज जीएसटी और बाकी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस एवरीवन पेज, ठीक है। एवरीवन हु इज बाइंग समथिंग, हु इज जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इवन द स्टूडेंट्स जो, जैसे लेट सपोज इफ यू आर स्टूडेंट, आपकी इनकम नहीं है तो आप हाउ वुड यू पे टैक्स, बट वंस आप डायरेक्ट टैक्स तो पे नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्ट टैक्स आप पे करते हो। जो वेंस यू बाय समथिंग, हर पे लगता है जीएसटी, जिस पे भी आप जीएसटी पे करो यू आर पेइंग टैक्स, तो आप भी एक टैक्स पेयर हुई इस कंट्री के, ओके। तो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। अब थोड़ा हिस्टोरिकली बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली आया कहाँ से कंसेप्ट। काफ़ी सालों से ये इनकम टैक्स का कंसेप्ट था ही, ठीक है। इसको कभी नेम आउट नहीं करा कि एक फॉर्मलाइज्ड वे में कभी नहीं लाए। बिकॉज अगर हम रूलर्स की बात करें, जब बिकॉज जब डेमोक्रेसी नहीं होती थी और किंग्स रूल करते थे, तब भी वो अपनी प्रजा से, फ्रॉम द पीपल ऑफ हुम दे वर रूलिंग, उनसे अपार्ट वो ज़रूर उनकी अर्निंग्स का लेते थे, तो वो एक तरीके से टैक्स ही होता था। बट द मॉडर्न इनकम टैक्स सिस्टम ओरिजिनेटेड इन 19th सेंचुरी। जैसे मैंने कहा कि इनकम टैक्स ऑब्वियसली इट यूज टू एग्जिस्ट, बट जो मॉडर्न टैक्स सिस्टम है वो 19th सेंचुरी में है, और सिस्टमैटिक मैनर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द मिड 19th सेंचुरी एंड हैज़ बीन इवॉल्व इनटू अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम वी सी टुडे। सो जो हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल था, उसकी वजह से आपने इनकम टैक्स का इंडिया में भी कंसेप्ट देखा कि हाँ वी फॉलोड ऑन फ्रॉम व्हाट दे स्टार्टेड, दे इनिशिएटेड, ठीक है। अब इनकम टैक्स से रिलेटेड भी बहुत मेजर स्टोरी है। पीपल से इसमें I think I read a book where somewhere a guy talked about ki how income tax basically fooled the middle class. The rich knows how to save their taxes, but middle class didn't. तो हुआ क्या था, जब इनिशियली ये इनकम टैक्स आया भी था, इट वॉज लेवाइड ऑन रिच, बिकॉज द थ्योरी वॉज टू टेक मनी फ्रॉम रिच एंड गिव इट टू द पुअर। बेसिकली आप रिच से पैसा लो बिकॉज दे हैव मोर देन व्हाट दे नीड बेसिकली, और आप उसको रिच पुअर को दो, पुअर की लाइफ ट्रांसफॉर्म करो, और गवर्नमेंट अपनी स्कीम से ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। बट देन इट डिडंट स्टॉप एट रिच के बाद उन्होंने मिडिल क्लास को भी ले लिया एज इन द गैम्बिट, कि पूरा का पूरा मिडिल क्लास भी अब इनकम टैक्स के स्कोप में आ गया। बट समहाउ द रिच एस्केप द टैक्सेशन सिस्टम, टैक्स जो हमारे इवेजन होते हैं, राइट, तो वो उससे बच गए, एंड द मिडिल क्लास टक्ड, राइट। But earlier the middle class and the poor were very happy that they are basically taking money from rich and giving to us, but ultimately they didn't realize that they also were becoming a part of it somehow, and they escaped, and they were basically स्टैंडर्ड इन द मिडल, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रिच दे डोंट पे टैक्सेस, बट हाँ दिस इज अ स्टोरी, दिस इज अ कंसेप्ट विच आई हैव a renowned author has explained that rich knows how to save their taxes. They are very smart in their ways of saving their money, right. They still do pay taxes, majority of the taxes come from them only, but yes,
दे नो देयर वेज, ओके। और एक हिस्टोरिकली स्टोरी है, राइट। अब बात करते हैं, सी यू नो फॉर टैक्सेशन योर सिटीजनशिप डजेंट मैटर। हमारा किस पे है, आपके रेसिडेंटशिप पे मैटर करती है। उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये टैक्स पे करेगा ये इंडिविजुअल या नहीं करेगा, ओके। अ रेसिडेंट इन इंडिया इज समवन हु रिसाइड्स और स्टे विद इन द टेरिटोरियल बॉडीज ऑफ द कंट्री फॉर अ सर्टेन पीरियड। पीरियड क्या है अभी हम बताएंगे कि एग्जैक्टली इन विच अमाउंट ऑफ डेज, सर्टेन डेज हमें उसे करने पड़ते हैं। The determination of residential status is primarily based on the physical presence of an individual in India during a financial year, as per the provision of Income Tax Act 1961। मतलब वो पर्सन प्रेजेंट होना चाहिए इंडिया में फिजिकली उतने दिनों तक के लिए, और फिर हम उसे कंसिडर करेंगे वो रेसिडेंट था इंडिया का, इसके ऊपर उस पर टैक्स लगेगा, ओके। एन इंडिविजुअल कैन बी अ रेसिडेंट फॉर टैक्स पर्पस इवन इफ दे आर नॉट इंडियन सिटीजन। आप सिटीजन नहीं हो, कोई यूएस से भी आया है, किसी और कंट्री से आया है, सिटीजन नहीं है इंडिया का, बट एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज से ज़्यादा इंडिया में रुक जाता है, देन यू हैव टू पे द टैक्सेस, ओके। द रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ देयर स्टे इन इंडिया, कितना वो इंडिया में रहे, ओके। अब बात करते हैं एक सिटीजन कौन होता है, सिटीजनशिप पहले थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं। अभी मैंने बताया कि आपका रेसिडेंट जो है ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया का सिटीज़न हो, और वो इतने कुछ सर्टेन नंबर ऑफ डेज रहा है तो उसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया की। सिटीजन ऑफ इंडिया इज समवन हु होल्ड सिटीजनशिप और नेशनैलिटी ऑफ इंडिया एज पर द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। आपने देखा होगा बहुत सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, लाइक फेमस क्या है, लाइक इट हैज़ बीन डिस्कस इन न्यूज़ चैनल एवरीवेयर वर पीपल आर बीन टॉकिंग अबाउट कि क्या अमेंडमेंट्स आएंगी, क्या होगा, क्या प्रॉब्लम है, यू नो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि होना क्या है। तो वो क्या है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करेगा, और जो आपकी नेशनैलिटी है सिटीजनशिप उस पर जो भी चेंजेस है उसमें आएंगे, अभी नहीं आए हैं। तो सिटीजनशिप क्या है, जो प्राइमरी हमारे यहाँ पे बाय बर्थ आप इंडियन सिटीजन हो सकते हो, बाय डिसेंडेंट हैं जो आपके पहले पूर्वज थे वो थे, रजिस्ट्रेशन आपने करा रखा है, और नेचुरलाइजेशन इसकी प्रोसेस होती है जो आपकी सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग है। सी इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए भी इफ यू आर समवन फ्रॉम आउटसाइड यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। इट्स नॉट लाइक गिवन कि आप आए इंडिया में उन्होंने कहा अरे अरे आप आगे आपको सिटीजन बना देते हैं, इट्स नॉट दैट ईजी, ठीक है। इंडियन सिटीजन को कुछ राइट्स और प्रिविलेजेस मिलते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब वोट कर सकते हैं, पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिस, राइट टू वर्क है काम करने का, राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो इंडिया के सिटीजन के पास ये सारे प्रिविलेज है जो एक रेसिडेंट को नहीं मिलते, मतलब एक कोई रेसिडेंट है वो वोट नहीं कर सकता, राइट। ऐसे तो फिर कोई इंडिया के डायनामिक्स चेंज कर देता कि श्रीलंका वाले, बांग्लादेश वाले, चाइना वाले इंडिया में आके वोट दे देते, ऐसे नहीं है। राइट टू वोट सिर्फ इंडियन सिटीजन को है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है एक सिटीजन और एक रेसिडेंशियल स्टेटस में। अब देखो रेसिडेंशियल स्टेटस की ना कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर ये कंडीशन फुलफिल होंगी तब आप रेसिडेंट कहलाओगे, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो आप नॉन रेसिडेंट कहलाओगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। अब पढ़ते हैं कि क्या बात कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल जो है एक रेसिडेंट कंसिडर करे जाएगा इंडिया का इफ दे आर प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 182 days और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो लेट सपोज हम बात करते हैं, जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 23-24, राइट, खत्म होने वाला है। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। अब ये जो है ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। अब ये जब खत्म होगा तो 24-25 हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। इनकम टैक्स आप इस साल पे दोगे तो हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, दिस इज कॉल्ड प्रीवियस बिकॉज जब हम इसमें आ जाएंगे तो ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा, सिंपल लॉजिक, ठीक है। तो हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे वो इंसान इंडिया में कितने दिन था। अगर वो इंसान एटलीस्ट 182 डेज, 182 डेज का मतलब सिंपल है 365 है, इसका हाफ कर लो, ठीक है। अगर वो 182 रहा है, 182 और मोर,
प्लस दिखा रहा हूँ 182 और मोर, तो उसको हम क्या करेंगे, रेसिडेंट मानेंगे और उसको हम टैक्स कर देंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इफ द इंडिविजुअल is present in India for at least 60 days or more during the financial year and has been in India for 365 days or more during the 4 years immediately preceding the relevant financial year। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझना, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टेटमेंट में थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है। अब हम बात कर रहे हैं करंट फाइनेंशियल ईयर की 23-24 की। कब बात करेंगे इसके बारे में, 24-25 में, जब इसका हम टैक्सेशन कैलकुलेट करेंगे कितना टैक्स बनता है। लेट सपोज ये ना 2023-24 में से 182 डेज और प्लस जो हमारी पहली वाली कंडीशन थी, इतना दिन तो नहीं रहा, बट वो 2023-24 में 60 या 61 डेज रहा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, इफ एटलीस्ट 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जिसमें हम बात करें 60 या 61, एंड हैज बीन इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर, मतलब जो इसके पहले जो हमारे 4 फाइनेंशियल ईयर्स थे, जो इससे पहले हमारे 4 फाइनेंशियल ईयर्स थे, जैसे अगर हम बात करें 22-23 की, 21-22 की, 20-21 की, 19-20 की, इन 4 फाइनेंशियल ईयर्स में उसने 365 डेज और मोर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक इंडिया का रेसिडेंट मानेंगे। ठीक है, 2 कंडीशन है, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, तो हम उसको इंडिया का रेसिडेंट मानेंगे। पहली कंडीशन क्या है, लास्ट ईयर जो हमारा, जैसे 24-25 में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसने 182 डेज या और इंडिया में था या नहीं, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू चेक। अगर वो था तो काम हो गया, क्योंकि एक कंडीशन चाहिए होती है। उसके बाद अगर हम ये देखें कि वो 60 डेज 182 डेज नहीं था, हमारा पहला कंडीशन क्रॉस हो गया, 182 डेज नहीं है। फिर हमने देखा, फिर से चेक करते हैं कि अगर वो 60 डेज या उससे ज़्यादा था, तो हमने कहा 60 डेज या उससे ज़्यादा तो है, 61 था। फिर उसके बाद हमने देखा कि लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स में वो 365 डेज रहा है कि नहीं, इस फाइनेंशियल ईयर से भी प्रीसीडिंग 4 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, अगर वो 365 डेज या और रहा है तो उसको हम रेसिडेंट मानेंगे। ठीक है, अब रेसिडेंट को भी फर्दर क्लासिफाई करा जाता है इनटू 2 कैटेगरीज। इसमें हम बात करते हैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अब इनकी भी कुछ कंडीशंस होते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। यू नो, एग्जामिनेशन में अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है, इफ़ यू डोंट वांट टू बी स्टक एनीवेयर एंड इफ़ यू वांट टू क्लियर एंड गेट योर JRF, तो आपको पेपर 1 भी अच्छे से करना पड़ेगा। और पेपर 1 अगर आपका कहीं स्टक हो गया है तो जस्ट अ सेकेंड, पेपर 1 अगर आपका स्टक हो गया है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है आपका, एक सेकेंड जस्ट, राइट। तो JRF ट्रैक करना है तो सिंपल आपका फंडा है, अगर आपको पेपर 1 अच्छे से पढ़ना है तो वी हैव द वे, वी हैव द सोल्यूशन फॉर यू इफ़ यू आर फाइंडिंग इट ट्रबलसम। अगर आपको लग रहा है कि कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं से समझ नहीं आ रहा, कहाँ पढ़ें, किस पे पढ़ें, बहुत सारे मटेरियल है। वी हैव द अल्टीमेट ई-बुक कंपाइलेशन फॉर ऑल द 10 यूनिट्स एंड you can get it for free, right? What you have to do is basically WhatsApp on this number 9873907600 and claim your free ebook for all the 10 units, right? And thank you all for joining in today's class and rating so well and highly on the Google Play Store app. The link for the same will be mentioned in the description below if you are not aware about our app, right? So if you want to test yourself, this is the best app. If you want to test yourself in your UGC net preparation, and there's so many various things that you can test it out on the app, right? We provide a mock test for free, so you can attempt a mock test yourself, where do you stand against the competition, right? All of it's available for free. So if you want to download the Talentblazer app, download. And thank you all for rating so highly on the app. And if you're coming for the video on the channel for the first time, like the video that we are making, subscribe to the channel and share the video with your friends so that they also get aware about us. Subscribe and hit the bell icon, so whenever I come up with the next video, you get notified for the same. Thank you all, and we'll see you in the next class.